नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। मैं आशा करती हूँ जो जिस परिस्थिति में आप हो उसी परिस्थिति में आपका जो कर्तव्य है उसको आप सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ उसको ही आप निर्वाह कर रहे हो। जितना दूर हो सकता है आप निर्वाह कर रहे हो। इस शुभकामना के साथ आइए आज शुरू करते हैं। आज बृहस्पतिवार है, मतलब आज नन्हे इंसान की दिन है ना। तो चलिए शुरू करते हैं 24वां अध्याय नन्हे इंसान की, और लेखिका है इसकी श्रीमती बानी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा वर्तमान में क्या देख पाई पता है? उसकी जो बहन है उसकी ठीक बाद में ही जो बहन है वो बहुत बड़ी हो गई, पता है। और उसके साथ साथ उसका जो भाई है, उससे तो छोटा ही है, लेकिन उसका जो भाई है, जो बड़ा भाई है, बड़ा भाई बोले तो यहाँ पर बड़ा भाई बोले तो उसकी तो हम लोग तो समझ पाए हैं कि 2 भाई हैं, तो उसमें जो, लेकिन दोनों ही उससे छोटे हैं। तो जो पहला वाला भाई है तो उसको यहाँ पर वो कह रही है बड़ा भाई। तो जो उसका बड़ा भाई है, भाई या भैया, भाई, चलो भाई बोलते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे, है ना। तो जो बड़ा भाई है वो भी थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका है, और वही अब अपनी दीदी यानी कि टाटा का सबसे अच्छा साथी हो गया। हर कोई काम वो लोग दोनों मिलके पूरा डिस्कशन करके, राउंड टेबल डिस्कशन करके फिर वो लोग करते थे। मतलब होता है ना, हम भाई बहनों में सबसे प्यारा प्यारा कोई जोड़ी बन जाता है, तो ये ऐसे ही बना टाटा और उसके बड़ा जो भाई है। तो फिर लेकिन इसी बीच में टाटा के जीवन साथी के लिए भी उसके माँ बाबा लड़का ढूंढना शुरू करती है। तो उसके पिताजी ही, टाटा के पिताजी ही एक लड़का देखे, जिस लड़के को पिताजी देखे थे, और उसके पिताजी, लड़के के पिताजी को भी टाटा के पिताजी जानते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, लड़के को डॉक्टर अंकल भी जानते थे, और मतलब वो लोग जानते थे। तो फिर लड़के के घर बार सारे देख के आ गए, और फिर वो लोग पहले तो ठीक किए कि हाँ भाई संबंध पूरा पक्का हो गया, शादी हो जाएगी इन दोनों के बीच में। लेकिन फिर अच्छा, एक बांग्ला में एक प्रवाद हो, बातें जब तक ना पूरा होए तब तक, लाखों बातें जब तक ना पूरा होए तब तक किसी की शादी नहीं होती। तो भाई शायद तब भी नहीं हुई थी, सिर्फ 1000 ही बातें हुई होगी। इसीलिए वहाँ पर अचानक से ये खबर आई वहाँ से कि भाई शादी नहीं होगी। फिर अचानक से शायद लाखों बातें हो भी गई होगी, पता नहीं है टाटा को। लेकिन फिर से डिसाइड हुआ नहीं, वहीं पर ही शादी होगी। ठीक है भाई। अब एक दिन लड़का अपने दोस्तों के साथ टाटा को देखने के लिए आ गए। जो भी हो भाई, आखिरकार टाटा की शादी तो वहीं पर टाटा के घर पे, मतलब अभी तक टाटा की शादी नहीं हुई है ना। तो टाटा के घर पे कोई उत्सव नहीं हुआ था, कोई समारोह नहीं हुआ था। तो टाटा की शादी इसलिए सारे लोग बहुत चाहत के साथ धूमधाम से करने के लिए तैयारी करने लग गए। तो जो भी चाहिए था सब कुछ वो लोग अच्छे से खरीद के लाए। तो शादी के 2 दिन पहले बड़ा भाई और टाटा दोनों मिलके ये डिसाइड की कि वो लोग अब रील फिल्म के हेल्प से वो लोग कलर फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि बड़ी दीदी और मझली दीदी की शादी का जो भी तस्वीर है वो सारे ब्लैक एंड वाइट में है ना। तो अब कलर फ़ोटो होगा तो भाई बैकग्राउंड अच्छे से सजाना पड़ेगा। तो टाटा, आप तो जानते ही हो टाटा को ये सारे काम बहुत पसंद है। तो जीजा जी जो हैं, जीजा जी मजली, आप लोग करेक्शन कर लेना, है ना। तो मजले जीजा जी जब आए और वो देखे तो वो पूछे ये इतने अच्छे से कौन सजाया है? तो टाटा बोले मैंने। तो भाई वो बोले बहुत सुंदर से तुम सजाए हो। अब ठीक है भाई, ये तो सब है, लेकिन टाटा को सुंदर से सजाने के लिए जिम्मेदारी आई मजली दीदी के ऊपर, क्योंकि देह सौंदर्य के बारे में अगर बात होती है तो उनसे अच्छा कोई नहीं समझता। तो भाई ठीक है भाई, इसके बाद क्या हुआ, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब पंडाल लगाना था जहाँ पर सारे लोगों को, निमंत्रित लोगों को खाना वाना खिलाना है। तो
मकान के मेन दरवाज़ा बहुत अच्छे से सजाया गया, जो छत है वहाँ पर मंडप बनाया गया, सब कुछ हो गया। तो भाई अब ऐसे चलते चलते एक दिन आ गया आईबूढ़ो भात के दिन। अब ये आईबूढ़ो भात क्या होता है? वो एक दिन जिस दिन लड़का बोलो या लड़की बोलो, शादी से पहले लास्ट बिन बेहाया बोलो, आईबूढ़ो मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है अभी तक, तो उसमें जो लास्ट दिन जो अन्न ग्रहण किया जाता है तो उसको कहा जाता है आईबूढ़ो भात। तो भाई आईबूढ़ो भात हो गया, तो भाई टाटा शायद इसके बाद कभी चावल ना खा पाए, इसीलिए सारे लोग उस रिचुअल का, उस रस्म का सारे लोग साक्षी बन के रह गए। और उसी के साथ शहनाई भी बजने लगा, जैसे वो भी बजता रहा, वो भी उस एक कहीं ना कहीं दुख होता है ना तो उस दुख का ही आलाप वो भी, उस दुख का ही राग वो भी आलापने लग गया। तो भाई अब इसके बीच में हमारे यहाँ पर एक हल्दी का रस्म होता है। तो ये हल्दी का रस्म शायद बाकी जगह पे भी होता है, कॉमन इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में तो होता ही है। तो भाई लड़के के घर से हल्दी आती है, तो हल्दी तो लेके आए। पहले बड़े हमारे यहाँ पर जो दुल्हन होती है उसके साथ एक छोटी दुल्हन भी बैठाया जाता है, बहुत सुंदर से। तो छोटी दुल्हन को कहा जाता है नित कोने, दुल्हन यानी कोने, और छोटी दुल्हन मतलब नित कोने। तो भाई पहले वो हल्दी बड़ी दुल्हन को लगाया जाता है, फिर वो हल्दी छोटी दुल्हन को लगाया जाता है। भाई ऐसे करते करते वो हल्दी कम पड़ गया। तो फिर क्या हुआ, घर पे सारे लोग हल्दी कूटने बैठ गए, और कटोरी नहीं, कटोरे कटोरे हल्दी वो लोग वो कूट के तैयार कर ली, और सारे लोग हल्दी का रस्म बहुत अच्छे से मनाना शुरू कर दिए। और सारे लोग पता है येलो कलर का मतलब हल्दी वाले भूत बन गए। नॉर्मली भूत काले होते हैं, लेकिन अभी तो सारे पीले ही हो गए, पीले भूत नहा धोने के बाद मजली दीदी टाटा को लेके एक कमरे में दरवाज़ा बंद करके घुस गई, और वहाँ पर वो उसको सजाना शुरू कर दी और इवन टाटा को भी आईना दिखने, मतलब वो तो किसी को भी नहीं दिखने के लिए अलाउ की, इवन टाटा भी नहीं देख पाई कि क्या चल रहा है उसके ऊपर, ये क्या क्या वर्कशॉप चल रहा है। तो सारे गहने वगैरह पहना के, अल्पोना जो है वो सारे कुछ कर कुरा के, उसके बाद जब फाइनल हो गया, फिनिश हो गया उसका सजना दजना, तो फिर जाके मजली दीदी अलाउ की कि अब देखो भाई तुम आईने में। तो भाई हमारी टाटा तो अपने आप को ही पहचान नहीं पाई। फिर जब दरवाज़ा खोल के दुल्हन को मतलब टाटा को निकाला गया तो मजले जीजा जी भी क्या ही बोलूँ। अब ये सब तो हुआ, अब जैसे भी हुई इसका मतलब मजली दीदी बहुत सुंदर से सजा भी दी थी, है ना। तो यही सोच के मजली दीदी भी मृदु मृदु मंद मंद मुस्कुरा भी रही थी। तो चलो भाई, शाम के समय में हमारे यहाँ पर इस तरफ शाम के समय में गोधूली सबसे बेस्ट समय होती है। लग्न जो आता है, शादी की मुहूर्त होती है, वो नॉर्मली रात को करवाया जाता है, या गोधूली लग्न में होता है। गोधूली बोले तो डास्क यानी कि जब शाम, मतलब शाम के समय वो एक सुंदर सा पीला पीला रंग होता है ना आसमान में, वो सुंदर सा लगता है। उस समय गोधूली बेला में सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। नहीं तो भाई रात को शादी करवाया जाता है, जैसे जैसे लग्न आता है तो भाई या मुहूर्त निकलती है, यहाँ पर लग्न बोला जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो शाम के समय सारे निमंत्रित अतिथि लोग तो आएंगे। अब देखो, रिश्तेदार रिश्ते नातेदार तो आएंगे ही, इसके साथ साथ टैं के बहनों के, भाइयों के, सारे लोगों के दोस्त लोग, डॉक्टर अंकल के दोस्त लोग, और उसके साथ साथ भाई सिर्फ डॉक्टर अंकल के दोस्त लोग नहीं, पूरा मोहल्ले के जो आस पड़ोस के सारे लोग निमंत्रित थे। अतिथियों की लिस्ट में सारे लोग थे, और सारे लोग आएंगे भी। तो भाई खाना तो परोसना भी पड़ेगा। तो इतने सारे लोगों को, घर के कितने गिने चुने लोग हैं, तो इसीलिए उनको खाना परोसने के लिए जो जिम्मेदारी दिया गया। तब के ज़माने में कैटरिंग नहीं, सिस्टम नहीं था। तो भाई क्या हुआ, एक नज़दीक के ही क्लब के बच्चों के ऊपर ये जिम्मेदारी
दी की जो मेंबर लोग हैं वो इसी काम के लिए बहुत ही मशहूर थे, बहुत ही फेमस थे। और उसी क्लब के मेंबर भी थे मजले जीजा जी और उनके भाई। तो मजले जीजा जी को तो अच्छा, बाঙाली बीए, ये जो रिचुअल है शादी में, क्या किया जाता है, दूल्हा को सीधा खड़ा रखा जाता है। एक ऐसा भी फेज़ आता है जहाँ पर फिर पान के पत्तों से मुंह ढक के दुल्हन को उसके चारों तरफ घुमाया जाता है। देखो भाई मुझे नहीं पता ये रिचुअल में जब जहाँ तक बोली, यूँ कुत्ते लोग ऐसे भौंकने लगे, शायद उनको थोड़ा अभी बहुत दिनों से कोई शादी ब्याह तो हुआ नहीं है आसपास, लॉकडाउन चल रहा है ना। तो चलो कोई बात नहीं, चलो सबको ही दुख होता है। तो अब दूल्हे के चारों तरफ दुल्हन को उठा के, वो भी बैठी हुई है उस हालत में, उसको घुमाया जाता है। तो भाई मजले जीजा जी के ऊपर वो दायित्व था कि वो बाकी भाइयों के साथ उसको उठा के चारों तरफ घुमाएंगे। तो भाई इसीलिए उनको तो परोसने के दायित्व से निजात मिल गया, लेकिन उनके जो भाई है उनको ये निजात नहीं मिला। भले ही चाहे उनके ही आत्मीय हैं, है ना, उनके ही रिश्तेदार की शादी है, लेकिन फिर भी उसको तो काम करना ही था। लेकिन इसके एवज में उन लोगों को क्या मिलता था पता है? एक गमछा या तौलिया, और उसके साथ और उसके साथ जब पड़ोसना सबको खाना खिलाना हो गया, फिर बाल्टी बाल्टी भर के मांस, मच्छी, जिसको जो पसंद है, और रसगुल्ला, ये होता था उनका सबसे बड़ा क्या बोलूँ, मजदूरी मजदूरी बोलना सही नहीं है भाई, हाँ, मस्ती करके बच्चे लोग देते हैं, खाना खिलाते हैं। तो ये होते थे उनके पारिश्रमिक। तो टेंटे की तो शादी हो गई। अब इसके बाद बाशोर, इससे पहले भी हम बोले थे, तो बाशोर जागने की बारी आ गई। अब इससे पहले कि वो लोग बाशुर के लिए जो घर, जो कमरा फिक्स किया गया था उसमें प्रवेश करे, उससे पहले तो उसके बहन लोग और दीदी लोग वो दरवाज़ा रोक के खड़े हो गए। फिर एक नेगोशिएशन होता है, हम लोग जानते हैं, सालियों के बीच और जीजाओं के बीच में। तो वर और वरकर्ताओं के बीच में कुछ एक समझौता हो गया सालियों के साथ, और फिर टैंटा लोग उस वहाँ पर प्रवेश किए, उस कमरे में प्रवेश किए। इससे पहले 2 बार बासर हुआ है ना, एक बार बड़ी दीदी के लिए और एक बार मझली दीदी के लिए। बड़ी दीदी के समय तो ये लोग सारे नन्हे नन्हे थे, और मझली दीदी के समय तो भाई हमारी जो टैंटा है वो खुद ही गुस्से में आके छोटी होके वहाँ से ही, उसके लिए वो नलीफाई हो गया है ना, तो वो नहीं जाग पाई। तो अब इसके बाद क्या होगा? तो अब इस समय टैंटे के बाशुर में सारे लोग अलाउड थे, और मजली दीदी के बाशुर में तो वो लोग जाग नहीं पाए थे। तो इसीलिए मजले जीजा जी और उनके उनके ही घर से, मजले जीजा जी के ही परिवार में से एक लड़का आया था, जिसको अभी हमारी टैंटा बोल रही है बदमाश लड़का वे तो वो भैया बोल के बुलाती है, लेकिन आज बोलेगी वो बदमाश लड़का, है ना। क्यों? क्योंकि वो उस बासर में किसी को भी वो सोने नहीं दे रहा था। तो डॉक्टर अंकल की माँ वासर में घुस गए, और घुसने के बाद अपना आंचल बिछा के सो रहे थे बेचारी पूरे दिन काम करके थक गई थी। तो हमारे ये जो बदमाश लड़का है ना, वो उसके कान में ना कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रही, तो वो जाग गई, और फिर इतनी वो थकी हुई थी कि फिर से सो गई। अब फिर वो कहाँ से ढूंढ ढांड के, अब माँ को नहीं जगा पाया है, तो वो उसके बेटे को, डॉक्टर अंकल को बुला के लेके आ गए। अब डॉक्टर अंकल इतने नींद में थे बेचारे, इतने थके हुए थे कि आखिर में कहने लगे, मैं और बासर नहीं भाई, मैं जागूंगा बोल के वो अपने ही घर वापस चले गए। ठीक है भाई, अब क्या करें भाई, समझो। अब सबसे बुद्धिमान जो प्राणी थे, वो पूरा रात लगभग बिता के सा के बाशुर में जागने के लिए आए टेंटे के बड़े जीजा जी। चलो, सबके अपने अपने पैंतरे होते हैं। अब पूरे रात भर, अच्छा पता है टेंटे क्या सोच रही थी? अगर उसकी पल्लू बंधा नहीं होती
दूल्हे के साथ अगर बधा नहीं होती तो वो ही पूरा का पूरा उस कमरे में वो भी सबको एकदम ठीक कर देती। तब भाई क्या है, वो दुल्हन है, उसको शर्माना अब लाजमी है, तो बेचारी बैठी हुई थी। तो और फिर ऐसे ही रात बीत गई। और रात बीतने के बाद दूल्हे के सारे दोस्त लोग, और जाने से पहले अच्छा, दूल्हे के दोस्त लोगों में से एक बहुत बुद्धिमान प्राणी था बुद्धिमान दोस्त था, जो टाटा को पूछा, ये प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? तो टाटा बोली, मैं तो अभी भी अपने पिता के घर। तो ठीक है, तब भी मैं अपना दो नाम बोलूं। एक नाम में टाटा अपने साथ अपने पिताजी की पदवी जोड़ ली, और फिर टाटा दूसरे नाम में अपने साथ अपने दूल्हे का जो पदवी है, वो मतलब ससुराल का जो पदवी है, वो जोड़ ली। ये जवाब मिलने के बाद वो बुद्धिमान जो प्राणी है ना, बुद्धिमान जो दोस्त है, वो चुप हो गया। अब भाई सारे लोग तो थके पड़े थे, फिर दोस्त लोग सब अपने अपने घर चले गए। अब नए दूल्हा और दुल्हन को लाने के लिए दूल्हे राजा के पिताजी खुद आए। अब वो आके पहले ही कहने लग गए, कल रात को ना वर यात्री लोग जब खाना खाने के लिए बैठे थे, तो मेरे लड़की को ना अपमान किया गया है, हैं? तो मेरी लड़की तो मेरे घर पे जाके वो तब से रोए जा रही है। अब छत के ऊपर क्या ऐसा घटना घट गया भाई, कि जो अपमानजनक था, अब उत्सव का माहौल था, और जिसमें लोग रो भी लेंगे, रो भी पड़ेगा। तो फिर भी टाटा के पिताजी सोचने लगे, थोड़ा सा पूछ पाछने लगे, भाई क्या हुआ है, वो भी याद करने लगे। फिर उनको कोई क्लू ही नहीं मिला हुआ क्या है। तो वो फिर टाटा के जो अब ससुर जी हैं, उनको वो तो भैया बोल के संबोधन करते थे, तो भैया बोल के संबोधन करके बोले, आपको पता है कि क्या हुआ है? तो फिर ऐसा हुआ कि वो भी नहीं कह पाए भाई, उनको सिर्फ इतना पता है कि उनकी बेटी रो रही थी। तो जो भी है, अब जो कुछ तो एक हुआ है, कुछ तो घटना घटी है। अब तो दूल्हा दुल्हन को लेके जाने की समय हो गया है, जो भी आचार अनुष्ठान है वो सब कुछ कर करके हमारे टाटा को लेके जाने के लिए तैयारी चलने लगी। अब पूरे रात भर जागी पड़ी थी टाटा, तो इसीलिए उसके आँख तो पूरे सूख गए थे। लेकिन ऐसे खबर मिलने के बाद टाटा के आँख एकदम सूख के एकदम सूखी रेगिस्तान जैसे बन गई। तो उस सूखे हुए आँख, रेगिस्तान जैसे आँख को लेके, भीगे हुए नम आँखों को वो विदा करके अपने नए ज़िंदगी की तरफ बढ़ चली। और उनको लेके जाने के लिए कार आई थी, तो उस कार में चढ़े, लेकिन अब रास्ता थोड़ा घुमा के लेके जाना था, क्योंकि नहीं तो भाई उन लोगों को बैठते बैठते वो अपने ससुराल पहुंच जाती, इतनी नज़दीक थी। तो भाई घुमा घुमा के लेके आए, और आके जो वो कार है, वो जो गड्ढी है, वो कहाँ पर रुकी? वो जो पहला जो स्कूल था ना, जहाँ पर हमारी टाटा पहली बार पढ़ना शुरू की थी, वहीं उसके ही सामने एक नाला था, वहाँ पर वो उनकी गाड़ी रुकी। अब भाई गृह प्रवेश करने से पहले रिवाज के अनुसार उनको वो बड़े वाले मंदिर में एक बार माथा टेक के आना होता था। तो भाई वो चली गई वही माथा टेकने। अब यहाँ पर इस सफ़र में, मतलब कार में भी जो सफ़र में थे, वो उसकी वो बड़ा भाई था, और उसकी जो एक छोटी दुल्हन है ना, वो दोनों थे। अब मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हुए जब वो लोग चलने लगे, तो बड़ा भाई और वो छोटी दुल्हन नहीं गई उसके साथ। लेकिन चलते चलते टाटा को पता चला, दुल्हन को जो साड़ी पहनाई गई है ना, वो बहुत भारी थी, है ना, वो साड़ी खुल गई है तो टाटा घबरा ही नहीं, उसको पूरा जो सामने वाला जो पटला होता है ना, उसको पूरा हाथ से लेके अपने कमर में कस के जम के वो डाल दी, और फिर जो काम था वो करके नंगे पैरी फिर वापस आ गई, क्योंकि यही रिवाज है। तो भाई वापस तो आ गई। अब इतना याद रखना है, ये इतना कुछ किया है, लेकिन उसकी पल्लू दूल्हे राजा के साथ बंधा हुआ है। तो फिर भाई अब आके यहाँ पर जो रिचुअल है, रिचुअल में क्या होता है, दुल्हन जब आई तो उसको ना
एक कलश दिया जाता है जिसको उसको कमर में रखना होता है, और हाथ में एक मछली पकड़ाया जाता है जो होता है कोई। कोई ऐसा एक मछली है जो पानी के ऊपर भी बिना पानी के भी बहुत देर तक मतलब वो जी सकता है। तो भाई ये जो कोई है, अब इन दुल्हन को तो पकड़ा दिया गया, अब वो दुल्हन घर के सामने बैठी हुई है भाई। अब उसको पता नहीं है, वो चुपचाप तो कमर में कलश लेके और हाथ में मछली पकड़ के खड़ी थी। बहुत देर तक खड़ी रही। इतने देर में पड़ोस की एक कोई बोली कि अरे तुम लोग दुल्हन से नहीं, तब तो वो भाभी बन गई है ना। तो बोली तुम लोग भाभी से कलश कब उतारोगे हैं? और अब तो लग रहा है कि वो खुद ही उतार लेगी, क्योंकि रिचुअल ये है कि ससुराल की कोई आके उससे वो कलश उतारेगी। तो वही थोड़ी देर में अब कोई आई, आके उतारा, फिर उसको लेके गए अंदर। अब अंदर जाने के लिए वो लोग एक सफ़ेद वाला कपड़ा बिछाया था, तो उसके उसमें ही चलते चलते हमारी दुल्हन तो मतलब टैंटे तो पूरा सीधा सीधा घुस रही थी। तो कोई बोला अरे सीधे वाले सामने वाला दरवाज़ा नहीं, बगल वाला दरवाजे में तुम्हें घुसना है। तो वो बगल वाले दरवाजे के अंदर चली गई। फिर वो उसको कुछ गेम खिलाया गया, मतलब मुझे नहीं पता कि इसको मैं कैसे बोलूँ, मतलब जैसे हम लोग थोड़ा मिसलेनियस कुछ गेम्स खेलते हैं ना, खेल, वैसे वाला खेल खिलाया गया, वो भी खेली। और फिर वो बैठ के जब वो गेम खेल रही थी तो फिर जाके उसकी जो अब क्या होगा अब इसके बाद क्या हुआ, तो भाई ऐसा है, वो तो आई, थोड़ी सी बैठी, थोड़ी सी सांस ली, फिर सांस तो ले ली। अब आता है, अच्छा इसको आप लोग क्या कहते हो, रिसेप्शन। अभी तो लोग कहते हैं रिसेप्शन, लेकिन हमारे यहाँ पर लड़के के घर पे वापस आने के बाद जो एक रिचुअल होता है, नेक्स्ट दिन जिस दिन आई उस दिन होता है कालरात्रि। इसके बाद होता है क्या कहते हैं बोलो, उस दिन होता है रिसेप्शन। वो रिसेप्शन को कहा जाता है बहू भात। बहू भात बोले तो ऐसा है कि सारे अतिथि लोग आते हैं और नए दुल्हन के हाथ से बना हुआ कोई खाना परोसा जाता है। नॉर्मली परोमान्नो मतलब पायस, आप लोग क्या कहते हो, खीर, वो चावल वाला खीर आप लोग जिसको कहते हो। तो उसको लाना है। अच्छा इसमें एक मेमोरी कहना तो हम भूल ही गए, ये जो खड़ी थी हमारी जो टैंटा कलश लेके और हाथ में मछली लेके, उसकी साक्षी एक नींबू के पेड़ थी। हमारी टैंटा को बहुत पसंद है ना पेड़ पौधे, तो टैंटा उस नींबू के जो पेड़ है ना उसको वो कभी भी भूल नहीं पाई। तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर मैं उल्लेख कर दूँ। उसके बाद हम लोग तो आगे बढ़ ही जाएंगे कहानी के आगे। तो भाई ठीक है, अंदर आई, उसको जो गेम खिलाना था वो खेल लिए। फिर अब कालरात्रि के बाद जिस दिन रिसेप्शन मतलब बहू भात थी, उस दिन क्या हुआ चलो देखते हैं। अब भाई वो अच्छे से नहा धो के ठीक ठाक होके आई, और नेक्स्ट दिन उनको रिसेप्शन के लिए एक दूसरे घर पे लेके गए, जैसे हम लोग भाड़े में लेते हैं ना वैसे। और वहाँ पर ही टाटा के घर से, मतलब अब तो ऐसे बोलना पड़ेगा है ना, ससुराल और पिता के घर है ना, मायका। अब जाके शायद ये एक बार लड़की के जीवन में बाप का घर नहीं, शायद मायका बोलते हैं जहाँ पर माँ रहती है। तो मायके से सारे तोत्तो मतलब सारे उपहार आए। वो उपहार किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया, जो नए लोगों से वो मिली। और फिर अब रिसेप्शन के दिन वो तो नए, वो जो रिसेप्शन हॉल जो बुक किया हुआ था वहाँ पर वो चले गए, और उसको कंपनी देने के लिए एक भाभी वहाँ पर बैठी थी, जिसको हमारी टैंटा बहुत अच्छे से जानती नहीं थी, लेकिन दोनों बातें कर रहे थे। अब धीरे धीरे शाम होने को आया, लेकिन जिसके ऊपर ये नस्त था कि भाई कौन मतलब जो भी दुल्हन को सजाएगी,
रिसेप्शन के लिए, वो तो भैया मार्केटिंग में चली गई। अब इधर शाम होने को है, सारे आत्मीय परिजन आने वाले हैं, टेंटा के मायके से भी सारे लोग आने वाले हैं। तो टेंटा को तो लगा यार अब क्या करें, अब क्या करें। तो वो उस भाभी को ही बोली कि आप ही कुछ करके मुझे सजा दीजिए, अच्छे से तैयार कर दीजिए। तो वो भाभी बोली मैं तो कभी दुल्हन को तैयार नहीं की भाई, मैं कैसे करूं। तो टेंटा बोले आप कुछ भी करके आप मुझे ठीक ठाक करके कर दो, उसके बाद हम मैनेज कर लेंगे। तो भाई जैसे तैसे उस दिन तो हमारी टेंटा फिर से दुल्हन के वेश में सुंदर से सज गई। वो कितना सुंदर था उसका नमूना थोड़ी देर में पता चला कि टेंटा की जो बड़ी दीदी है वो आई और देख के, अब देखो बहनों भाई बहनों में कुछ छुपाया तो जाता है नहीं। वो दीदी के मुंह से निकल गया, अरे तुझे ऐसे कौन सजाया है रे। अब पहले तो जिस दिन वो अपने ससुराल पहले आई, वहाँ पर घंटों मतलब कितने देर वो खड़ी रही थी उस नींबू के पेड़ के नीचे, उसको खुद ही नहीं पता। वो भारी पानी से भरा हुआ वो कलश लेके, फिर आज जब दुल्हन के वेश में वो तैयार होने को थी, तब भी जिसको उसको डेकोरेट करना था, उसको जिसको तैयार करना था, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इन सब के चक्कर में टेंटा तो कुछ बोली नहीं, क्योंकि आज शायद कहीं ना कहीं टेंटा के शिक्षा, मायके से मिली हुई शिक्षा उसके ज़ुबान से आ गया कि भाई जहाँ पर जैसे रह रहे हो उस जगह की दुर्नाम नहीं करना। तो उसके होंठ से यही निकला, तुझे अगर मैं दिखने में अच्छी लग रही हूँ तो देख, नहीं तो मत देख। अब बड़ी दीदी को समझ में ना आए भाई वो ऐसे कैसे वो पूछ ली। तो फिर वो चुप हो गई। अब थोड़ी देर में खाने का समय हो गया, वो लोग जाके खाना खा के फिर वापस आ गए टेंटा के पास। फिर थोड़ी देर में, अब बहन लोग हैं भाई, भाई बहनों में थोड़ी ना मनमुटाव बहुत ज़्यादा देर तक रहता है। तो फिर से एक हो गए, अच्छी बात है। फिर अब वो फिर बहुत देर तक उनके साथ गप्पे मार के फिर वापस भी चले गए। अब बाकी जो लोग आए थे दावत में, उनको सारे ये बो भात में जो परमान्न जो परोसना था, हमारी टेंटा वो परोस रही थी। जो आखिरी में तब जाके जिस बंदी को उनको तैयार करना था, वो तब जाके मार्केट से वापस आई। सोचो तब जाके वापस आई। अच्छी बात है भाई। तो अब हुआ क्या, बड़ी दीदी से बुलवा के भेजी थी टेंटा की माँ ने, देख रात को अगर तुझे कहीं से कहीं जाना है, मतलब खुले आसमान के नीचे से अगर कहीं जाना है, तो इतना याद रखना, पल्लू को बांध के अपने दूल्हे के साथ बंधा हुआ पल्लू के साथ ही तुम एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाओगे, अगर रात को तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ये एक रिचुअल है, शायद 3 दिन 7 दिन या 13 दिन ऐसा कुछ मेंटेन करते हैं ऐसे। तो टेंटा माँ की आज्ञा, ये कहा जाता है ना मातृ आज्ञा सर्वोपरि, तो मातृ आज्ञा थी, तो टेंटा ने वही मेंटेन की। और बहुत रात में वो लोग उस रिसेप्शन हॉल से अपने घर पे वापस आए और अपना जो एक नया जीवन है, उसकी जो कमरा है, उस नए जीवन के शुरुआत का जो कमरा है, कि फूल सज्जा की रात है ना, तो उसमें जाने में उन लोगों को थोड़ी देरी हो गई। लेकिन माँ के आज्ञा के हिसाब से ही टेंटा उस कमरे के अंदर भी प्रवेश की थी, वो पल्लू बांध के ही अपने दूल्हे के साथ। तो भाई आज तो यहाँ तक ही है कहानी। आज हम लोगों को अचानक से लगा टेंटा जो है वो तो बड़ी हो गई है ना। नहीं, टेंटा जो है वो अभी भी अपने दिल से वो नन्हे इंसान ही है, इसीलिए वो जीवन को जीती है। वो जीवन में उतार चढ़ाव जो भी आती है उसमें वो जीती है, मन खोल के जीती है, शेर की तरह जीती है। जब दहाड़ना है तो दहाड़ती है, जब लड़ना हो तो लड़ती है, जब हारना है तो हारती है, लेकिन शेर की तरह जीती है। तो और ये जीना कौन सिखाता है? बच्चे सिखाते हैं, नन्हे इंसान सिखाते हैं, है ना। उनको जब कुछ चाहिए होता है, दे आस्क विथ ऑल माइट, मुझे ये गुड़िया चाहिए तो चाहिए।
वो तुम कौन नेता हो, कौन महाराजा हो, कौन महात्मा हो, कौन परमात्मा हो, मुझे कुछ नहीं पता। लाइफ मस्ट बी लाइफ must be indulged with that ecstasy, I suppose. तो हमें तो यही सीख लेना चाहिए नन्हे इंसान से, हर एक नन्हे इंसान से। तो ताकि हम अपने ज़िंदगी को ऐसे ही वी अर्न आवर लाइफ एंड दिस जर्नी विथ आवर ऑल माइट, विथ ऑनेस्टी। तो दोस्तों, यही शुभ चिंता के साथ आज मैं इस परिवेशना को यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। आप सारे लोग अच्छे से रहना, खुश रहना, और नन्हे इंसान हम सारे लोग हैं, अंदर ही अंदर हैं।